जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की एक बहुत ऊंची बर्फीली चोटी पर बारिश की एक अकेली बूंद गिरती है। वहां चल रही हवा का बस एक हल्का सा झोंका या जमीन का महज 1 इंच का ढलान ये तय कर सकता है कि वो बूंद अगले कुछ महीनों में 2500 किलोमीटर की यात्रा करके अरब सागर में मिलेगी या फिर उल्टी दिशा में जाकर बंगाल की खाड़ी का हिस्सा बनेगी। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही प्राकृतिक शक्तियों और उनकी अद्भुत यात्रा को समझने वाले हैं। रुकिए, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। जो भी कक्षा 9 के छात्र हमें सुन रहे हैं, अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 4 वर्षों तक हम आपकी पढ़ाई की इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी किताब लेकर बैठिए और हर टॉपिक के साथ टिक मार्क करते चलिए। चलिए, अब शुरू करते हैं। हम भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की गहराइयों में उतर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहाड़ों से रिसने वाली अनगिनत छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर उन विशाल नदियों का रूप ले लेती हैं जिन्होंने हमारी सभ्यताओं को पाला है। और ये जानना हमारे सुनने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नदियां महज नक्शे पर खींची गई नीली लकीरें नहीं हैं। ये तो वो धमनियां हैं जो हमारे शहरों का निर्माण करती हैं, हमारे खेतों को हरा रखती हैं और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी ढांचे को समझते हैं। ये जो शब्द हैं, अपवाह तंत्र और अपवाह द्रोणी, सुनने में काफी तकनीकी लगते हैं। असल में इनका मतलब क्या है? अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन एक बहुत बड़े प्राकृतिक कटोरे की तरह काम करता है, या कह ले एक फनल की तरह। अच्छा, फनल की तरह। हाँ, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इलाका है। उस पूरे इलाके में जहां भी बारिश होगी, वो पानी जमीन के ढलान का पीछा करते हुए छोटी छोटी नालियों, फिर छोटी नदियों और अंत में एक मुख्य नदी में जाकर मिल जाएगा। उस एक मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जिस पूरे इलाके का पानी समेटा जाता है ना, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी अगर मैं उस बेसिन के अंदर कहीं भी एक बाल्टी पानी गिराऊं तो वो अंत में घूम फिरकर उसी एक मुख्य नदी में ही जाएगा। बिल्कुल सही। और इस प्रक्रिया में पानी जिन रास्तों का जाल बनाता है उसे अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये तो एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक इंजीनियरिंग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब सारा पानी ढलान के हिसाब से बह रहा है तो इन अलग अलग प्राकृतिक कटोरों या बेसिन को एक दूसरे से अलग कौन करता है? मतलब पानी को कैसे पता चलता है कि उसे पूरब जाना है या पश्चिम? यहीं पर भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, जिसे जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। कोई भी उठी हुई जमीन, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला या कोई ऊंचा पठार, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के बीच एक दीवार का काम करता है। हाँ, बिल्कुल एक दीवार का काम करता है। यही वो दीवार है जो तय करती है कि पानी किस तरफ बहेगा। तो चलिए इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। पहाड़ असल में प्रकृति के ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहे हैं, जो बादलों से गिरने वाले पानी को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा रास्ता इस तरफ है और तुम्हारा उस तरफ। ये ट्रैफिक पुलिस वाला रूपक बहुत ही सटीक है और भारत के संदर्भ में इन्हीं प्राकृतिक दीवारों के कारण हमारे पूरे अपवाह तंत्र को दो मुख्य और बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बांटा गया है। एक है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। उत्तर और दक्षिण का बंटवारा। जी। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उद्गम स्थल का ये अंतर इन नदियों के पूरे जीवन चक्र और उनके स्वभाव को बदल देता है। स्वभाव से आपका मतलब है कि उनमें पानी कहाँ से आता है और वे साल भर कैसे बहती हैं? हाँ, और उससे भी बहुत कुछ ज्यादा। अब देखिए, हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं। वे इसलिए पूरे साल बहती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा, ग्लेशियर भी तो है माँ। बिल्कुल। गर्मियों में जब बारिश नहीं होती तब हिमालय की ऊंची चोटियों पर जमा बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं और इन नदियों को लगातार पानी देते रहते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारे मध्य और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिनके पास ग्लेशियर का कोई बैकअप नहीं है। वे पूरी तरह से बारिश के भरोसे हैं। सही कहा। अगर मानसून कमजोर रहा तो गर्मियों में बड़ी बड़ी नदियों का तल भी सूखकर छोटी छोटी धाराओं में बदल जाता है और यही अंतर उनके रास्तों को भी तय करता है। रास्तों को कैसे? देखिए, हिमालय की नदियां बहुत ऊंचाई से और बहुत तेजी से नीचे आती हैं। ये उनकी युवावस्था होती है। इस तेज बहाव के कारण वे कठोर चट्टानों को काटकर बहुत गहरी और संकरी खाइयां बनाती हैं, जिन्हें भूगोल की भाषा में गॉर्ज कहा जाता है।
और वे अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर, रेत और सिल्ट भी तो बहा कर लाती हैं। जी, और जब ये नदियां पहाड़ों से उतरकर समतल मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल कम हो जाती है। मैदानी इलाकों में आते ही नदी की ऊर्जा घट जाती है। अब वो चट्टाने काटने के बजाय अपने साथ लाए गए मलबे को बिछाने लगती है। और क्योंकि मैदान समतल होते हैं, नदी सीधे बहने के बजाय दाएं बाएं मुड़कर सांप की तरह बल खाकर चलने लगती है। इस घुमावदार रास्ते को विसर्प या मियांडर कहते हैं। मियांडर। और मैंने पढ़ा है कि यही घुमाव आगे चलकर गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बनाते हैं। ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं। जब नदी मैदानी इलाके में बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाती है तो वो यू या एस का आकार ले लेती है। ठीक है। फिर समय के साथ पानी के तेज बहाव के कारण नदी उस बड़े घुमाव को छोड़कर एक सीधा शॉर्टकट रास्ता अपना लेती है और जो पुराना घुमावदार हिस्सा था वो मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है। से गोखुर झील करते हैं। एकदम सही। और अंत में समुद्र में मिलने से पहले ये नदियां कई शाखाओं में बंटकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये तो हुई हिमालयी नदियों की यात्रा। चलिए अब इन हिमालय के महाबलियों की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से शुरू होती है। वहां से ये पश्चिम की तरफ बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है और वहां उन गहरे और खूबसूरत गॉर्ज का निर्माण करती हैं जिनकी हमने अभी बात की। आगे जाकर पाकिस्तान में इसमें सतलुज, ब्यास जैसी कई सहायक नदियां मिल जाती हैं और ये अरब सागर में जाकर खत्म होती है। इस नदी के साथ एक बहुत ही कूटनीतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव भी है। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत इस पूरी विशाल नदी प्रणाली का सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। जी, 20%। लेकिन ये 20% आंकड़ा सुनने में भले ही छोटा लगे, असल में ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों की पूरी कृषि व्यवस्था को जीवित रखता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर हमारी थाली में रखे भोजन को प्रभावित करता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। भूगोल ही अर्थव्यवस्था का आधार है। अब अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। बिल्कुल। गंगा की मुख्य धारा, जिसे भागीरथी कहते हैं, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन ये गंगा तब तक नहीं कहलाती जब तक ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से नहीं मिल जाती। पहाड़ों का लंबा सफर तय करने के बाद ये हरिद्वार के पास मैदानों में उतरती है और यहीं से इसकी असली ताकत बढ़ती है। मैदानों में इसे हिमालय से आने वाली कई बड़ी नदियां मिलती हैं, यमुना, घाघरा, कोसी। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास? हाँ, नेपाल हिमालय से आने वाली नदियां जैसे कोसी और घाघरा हर साल उत्तर भारत के मैदानों में भयंकर बाढ़ लाती हैं। लाखों लोग बेघर होते हैं, संपत्तियों का नुकसान होता है। लेकिन यही वो नदियां हैं जो अपने साथ लाई गई उस उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट की चादर को हर साल उन मैदानों पर बिछाती हैं। बिल्कुल। और यही वो उपजाऊ मिट्टी है जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदान दुनिया के सबसे घने बसे और सबसे ज्यादा खेती वाले इलाकों में से एक है। तो ये प्रकृति का एक बहुत ही अजीब संतुलन है। मतलब एक ही नदी एक हाथ से तबाही ला रही है और दूसरे हाथ से करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए जमीन तैयार कर रही है। प्रकृति हमेशा ऐसे ही काम करती है। गंगा आगे बहते हुए पश्चिम बंगाल तक जाती है और वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका संगम ब्रह्मपुत्र से होता है। और ये दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन डेल्टा। जी, सुंदरवन डेल्टा। और ये डेल्टा सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि ये सुंदरी पेड़ों और रॉयल बंगाल टाइगर का एक बेहद जटिल और समृद्ध इकोसिस्टम भी है। और गंगा के इसी महत्व को देखते हुए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं ताकि इस नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। लेकिन अब जरा ब्रह्मपुत्र नदी की ओर चलते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये पूरी व्यवस्था का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलती है। वहां ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और फिर अचानक नामचा बारवा शिखर के पास एक तीखा यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में घुसती है। हाँ, वो यू टर्न एक तरह से ब्रह्मपुत्र का चरित्र पूरी तरह बदल देता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और वहां ये एक बहुत ही शांत नदी होती है। और यही मेरी उलझन है। मतलब तिब्बत तो एक बेहद ठंडा और शुष्क इलाका है,
वहां बारिश ना के बराबर होती है। तो जब ये नदी तिब्बत में इतनी शांत और कम पानी वाली है, तो भारत के असम में घुसते ही अचानक से ये एक विनाशकारी और विकराल रूप कैसे ले लेती है? अचानक इतना पानी और इतनी सिल्ट कहाँ से आ जाती है? ये सवाल बहुत लोगों को हैरान करता है। इसका जवाब है उस इलाके की जलवायु जहां से वो भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में आती है, वो भारी मानसूनी बारिश वाले क्षेत्र से गुजरती है। अच्छा, बारिश का पानी। हाँ, एक तो वो ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है जिससे उसकी स्पीड तेज होती है, और दूसरा बारिश का अपार पानी उसमें मिल जाता है। इस तेज गति और भारी पानी के कारण वो पहाड़ों और किनारों को बहुत तेजी से काटती है और अपने साथ बेशुमार मात्रा में सिल्ट लेकर आती है। और जब ये भारी सिल्ट लेकर असम के मैदानी इलाके में आती है, तो क्या होता है? यहाँ भूगोल का एक और शानदार सिद्धांत काम करता है, गुम्फित नदी या ब्रेडेड रिवर का निर्माण। ब्रीडेड रिवर। जी, जब ब्रह्मपुत्र समतल असम में पहुंचती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उसके पास सिर्फ इतना ज्यादा होता है कि वो उसे आगे नहीं ले जा पाती और अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। मतलब नदी अपने ही मलबे में चोक होने लगती है। बिल्कुल, रास्ता ब्लॉक होने के कारण पानी नई धाराएं बनाकर बहने लगता है। इस तरह नदी कई धाराओं में बंटकर एक चोटी की तरह गुंथ जाती है। इसी प्रक्रिया के कारण नदी के बीच में बड़े-बड़े द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे माजुली द्वीप। यानी नदी इतनी ज्यादा मिट्टी ले आती है कि वो खुद अपना ही रास्ता रोक लेती है और हर साल अपना किनारा तोड़कर नई दिशा में बहने लगती है। यही वजह है कि असम में इतनी ज्यादा और अप्रत्याशित बाढ़ आती है। जी, बिल्कुल सही समझा आपने। तो चलिए, ग्लेशियर से निकलने वाली इन विशाल नदियों की कहानी के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर। हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हिमालय की तरह ग्लेशियर का कोई बैकअप नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। और यहाँ पानी की कहानी पूरी तरह से जमीन की बनावट पर निर्भर है। और उस जमीन की बनावट का सबसे मुख्य किरदार है पश्चिमी घाट। बिल्कुल, जो लोग भारत के पश्चिमी तट के आसपास गए होंगे, जैसे मुंबई या केरल में, उन्होंने देखा होगा कि समुद्र के बिल्कुल समानांतर हरे भरे पहाड़ों की एक लंबी दीवार खड़ी है। यही पश्चिमी घाट पूरे प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है। क्योंकि ये पहाड़ पश्चिमी तट के बिल्कुल पास हैं और भारतीय प्रायद्वीप का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। जी, और पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में थोड़ी छोटी और उथली होती हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं है। गोदावरी इनमें सबसे बड़ी है और इसके विशाल आकार के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वहीं कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम मौजूद है, जो सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से मैसूर और बेंगलोर जैसे शहरों को बिजली देने का एक प्रमुख स्रोत रहा है। लेकिन यहाँ एक बात फिर से दिमाग खोल जाती है। आपने कहा कि पूरे दक्षिण भारत की जमीन का ढलान पूर्व की ओर है। पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह खड़े हैं जो पानी को पूर्व की तरफ धकेल रहे हैं। हाँ, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर पूरा ट्रैफिक पूर्व दिशा में जा रहा है, तो फिर नर्मदा और तापी नाम की ये दो नदियां किसी विद्रोही की तरह विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में क्यों जा रही हैं? वे ढलान के खिलाफ कैसे बह सकती हैं? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका जवाब जमीन के सतह के ढलान में नहीं, बल्कि पृथ्वी के बहुत नीचे होने वाली भूगर्भीय हलचलों में छुपा है। नर्मदा और तापी नदियां सामान्य जमीन के ऊपर नहीं बह रही हैं, वे भ्रंश घाटियों या रिफ्ट वैलीज के अंदर बहती हैं। ये भ्रंश घाटी असल में होती क्या है? ये बनती कैसे है? कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सतह एक ठोस प्लेट है। जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक बल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं तो जमीन में दरारें आ जाती हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। ठीक है। कभी-कभी दो फॉल्ट लाइंस के बीच का जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। ये धंसी हुई जमीन एक बहुत गहरी प्राकृतिक खाई या चैनल बन जाती है। इसी खाई को भ्रंश घाटी कहते हैं। ओहो, तो मतलब ये जमीन के ढलान का खेल नहीं है, ये तो प्रकृति द्वारा खोदी गई एक गहरी नाली है जो पानी को मजबूर कर रही है कि वो पश्चिम की तरफ ही जाए। बिल्कुल, और क्योंकि ये नदियां इस गहरी और चट्टानी खाई के बीच से गुजरती हैं, तो ये बहुत ही शानदार प्राकृतिक नज़ारे बनाती हैं। जैसे जबलपुर के पास नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच गहरे गॉर्ज से बहती है और अचानक एक खड़ी चट्टान से गिरकर धुआंधार प्रपात बनाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। हाँ,
और एक और दिलचस्प बात, क्योंकि ये नदियां इस भ्रंश घाटी में बहुत तेज गति से बहकर सीधे समुद्र में गिरती हैं, इसलिए इनके पास अपना मलबा बिछाने का मौका नहीं होता। नतीजतन ये पूर्व की नदियों की तरह डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि सीधे समुद्र में मिलकर ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कमाल है। यानी एक एस्चुरी तब बनती है जब नदी बिना अपनी स्पीड कम किए, बिना कई धाराओं में बटे, सीधे एक नली की तरह समुद्र में अपना पानी उड़ेल देती है। और नर्मदा के इसी अद्वितीय इकोसिस्टम को बचाने के लिए नमामि देवी नर्मदे जैसी योजनाएं भी उल्लेख में आती हैं। जी। खैर, नदियों की कहानी तो लगातार बहते रहने की है, लेकिन अपवाह तंत्र में एक और रूप भी है, ठहरा हुआ पानी। नदियां और झीलें एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए अब बात करते हैं झीलों के उस अनसुने विज्ञान की। जब हम झीलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में नैनीताल में नौकायान या कश्मीर की डल झील में तैरते शिकारे आते हैं। हम उन्हें सिर्फ पर्यटन के नजरिए से देखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन झीलों का निर्माण और उनकी पारिस्थितिक भूमिका बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है। एकदम सही। झीलें कई तरह से बनती हैं। हिमालय में ज्यादातर मीठे पानी की झीलें हिमानियों या ग्लेशियरों द्वारा जमीन पर गड्ढे बनाने और फिर बर्फ के पिघले पानी से भरने के कारण बनी हैं। बिल्कुल। और इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की विशाल वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की भूगर्भीय क्रिया से जमीन धंसने के कारण बनी है। और तटीय क्षेत्रों की कहानी तो बिल्कुल अलग है। वहां समुद्र की लहरें बालू के टीले बनाकर समुद्र के कुछ पानी को मुख्य सागर से अलग कर देती हैं, जिससे लैगून झीलों का निर्माण होता है, जैसे ओडिशा की चिल्का झील या पुलिकट झील। हाँ, और अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो वहां सांभर झील है, जो खारे पानी की झील है। ये इतनी खारी है कि इसके पानी का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर नमक बनाने के लिए किया जाता है। ये सब तो झीलों के प्रकार हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हम झीलों के इस प्राकृतिक इंजीनियरिंग वाले काम को बहुत कम आंकते हैं। पर्यटन और मनोरंजन से परे क्या हम ये कह सकते हैं कि झीलें असल में प्रकृति का अपना बनाया हुआ डैम या शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो बाढ़ को नियंत्रित करती हैं? आप इसे बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर मान सकते हैं। जब मॉनसून में बहुत भयंकर बारिश होती है और नदियों में अचानक बहुत पानी आ जाता है, तो ये झीलें उस अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समाकर स्पंज की तरह काम करती हैं और भयंकर बाढ़ को रोक लेती हैं। और जब सूखा पड़ता है, तब यही झीलें उस जमा किए हुए पानी को धीरे धीरे वापस छोड़ती हैं, ताकि नदियों में पानी का प्रवाह बना रहे। वे एक तरह से संतुलन बनाती हैं। इसके अलावा एक झील कैसे पूरे जलीय पारितंत्र और आसपास की जलवायु को संतुलित रखने में मौन भूमिका निभाती है, ये भी समझना जरूरी है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये ठहरे हुए पानी के स्रोत पूरे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। और अगर हम मानव इतिहास को देखें तो पानी के इन्हीं प्राकृतिक रूपों, नदियों और झीलों ने तय किया है कि हम इंसान कहाँ बसेंगे। जी। प्राचीन काल से ही जहां मीठा पानी आसानी से उपलब्ध रहा, वहीं बस्तियां बसी, जो आज बड़े बड़े महानगरों में बदल गई हैं। चाहे खेती के लिए सिंचाई हो, परिवहन के लिए नौ संचालन हो या जल विद्युत हो, नदियां हमारी जीवन रेखाएं हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या भी शुरू होती है। और वो समस्या है मानव का हस्तक्षेप और बढ़ता प्रदूषण। नदियों ने हमारी अर्थव्यवस्था बनाई, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की मांगों ने नदियों को खतरे में डाल दिया है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण हम नदियों से बहुत अधिक मात्रा में पानी बाहर निकाल रहे हैं। इससे नदियों का कुल आयतन यानी पानी का वॉल्यूम लगातार घट रहा है। और हम सिर्फ पानी निकाल ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें बिना साफ किया हुआ औद्योगिक और घरेलू कचरा भी भारी मात्रा में डाल रहे हैं। ये तो एक दोहरा प्रहार है। बिल्कुल। लेकिन जब हम विज्ञान और भूगोल के नजरिए से इसे देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, नदियों की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता या सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी। ये क्षमता काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही सीधा रासायनिक सिद्धांत है। बहते हुए पानी में हवा से ऑक्सीजन घुलती रहती है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया को कचरा खत्म करने में मदद करती है। अच्छा। अगर नदी में पानी का वॉल्यूम ज्यादा है और कचरा कम है, तो नदी उस गंदगी को डाइल्यूट करके खुद ही साफ कर सकती है। अच्छा, खुद ही डाइल्यूट कर लेती है। हाँ, उदाहरण के तौर पे अगर गंगा नदी में पानी का प्रवाह प्राकृतिक स्तर पर हो, तो वह 20 किलोमीटर तक फैले बड़े शहरों की गंदगी को डाइल्यूट करके अपने आप को फिर से साफ कर सकती है। ये प्राकृतिक व्यवस्था तो बहुत शानदार है। नदी का वॉल्यूम ही उसकी सफाई की असली ताकत है। लेकिन आज त्रासदी ये है कि हमने सिंचाई और उद्योगों के लिए
नदी से इतना पानी खींच लिया है हम्म। कि उसका वॉल्यूम ही कम हो गया है, और दूसरी तरफ से हम उसमें अत्यधिक अपरिष्कृत कचरा डाल रहे हैं, तो ये डाइल्यूट करने का गणित काम ही नहीं कर पाता। जब पानी ही नहीं बचेगा तो कचरा साफ कैसे होगा? सही बात है। यही कारण है कि गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया या 1995 की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसे प्रयासों के बावजूद नदियों की हालत सुधारना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिन नदियों ने सदियों तक हमारे शहरों को जीवन दिया, उन्हें पनपाया, आज वही शहर उन नदियों का दम घोट रहे हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो ये समझना होगा कि भारत का ये अपवाह तंत्र एक विशाल, आपस में बारीकी से जुड़ी हुई मशीन की तरह है। पहाड़ की चोटी से लेकर समुद्र के डेल्टा तक सब कुछ एक दूसरे पे निर्भर है। एक हिस्से में छेड़छाड़, जैसे नदी का आयतन कम करना, पूरे तंत्र की सफाई क्षमता को बिगाड़ देती है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज इस गहन चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। आज हमने स्रोत सामग्री से जाना कि नदियों में खुद को साफ करने की एक अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है, लेकिन वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि नदी में पानी का आयतन या वॉल्यूम कितना है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। अगर हम अपने खेतों और उद्योगों के लिए नदियों से इसी तरह बेतहाशा पानी निकालते रहे और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की बर्फ कम होती गई, तो क्या हमारी ये विशाल, जीवन देने वाली बारहमासी नदियां एक दिन सिर्फ बारिश पर निर्भर रहने वाले मौसमी और प्रदूषित नालों में नहीं बदल जाएंगी? अगली बार जब किसी को भी किसी नदी के किनारे खड़े होने का मौका मिले या किसी पुल से गुजरना हो, तो इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।